अवधान में आयोजित इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पे हमारे बीच में उपस्थित मंडलीय प्रबंधक महोदय और एजीएम साहब, कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित विशेष रूप से जिन्होंने कानपुर के सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है, सम्माननीय श्री अनूप कुमार जी, फूड कॉर्पोरेशन के सभी सम्मानित अधिकारी और विभिन्न स्तर के कर्मचारीगण, मुझे बताया गया है कि कुछ लाभार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे सम्मानित सभी नागरिक बंधुओं, मीडिया से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसलिए जिनके बल पर हमने आज़ादी पाई है, जिन्होंने अपना अगर बलिदान न किया होता, संघर्ष में अपना जीवन अर्पित न किया होता, अपने जीवन को कष्ट में डालकर एक बेहतर भारत की रचना में अपने को लिप्त न किया होता, तो हम आज भी आज़ाद न होते, पराधीनता की बड़ियों में झगड़े होते। इसलिए आज का दिन सबसे पहले उन महान सेनानियों को, जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, जिन्होंने जीवन में जीवित रह करके देश के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के बाद जिन्होंने आज तक देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। इस कार्यक्रम के बहाने, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और ये संकल्प लेने का कि हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, तो महान थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया, लेकिन हम यथासंभव प्रयास करें कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकें। हमारे यहाँ कहा जाता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, मिली न यूं सुमृत्य तो प्रथा मरे प्रथा जिए। ये जीवन का उद्देश्य होता है। अपने लिए तो पशुवत जीवन सारे पशु जी लेते हैं। मानव जीवन और पशु जीवन का एक बेसिक मूल अंतर होता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज को जोड़ करके सारी मानवीय सभ्यता के लिए जीते हैं। और इसी नाते विभिन्न गैर मानवीय प्राणियों के स्थान पर सिर्फ मानवीय प्राणियों का दिन प्रतिदिन विकास होता जाता है। मैं खाद्य निगम के इस कार्यक्रम में बैठा हूँ। कभी वो भी जमाना था जब हमारे जो आज पूर्वज थे उनके पास अनाज नहीं होता था। शुरुआती दौर में वो जानवरों को मार करके, पत्थरों से मार करके कच्चे चबा जाया करते थे। फिर उन्होंने आग जलाना सीखा, पके मांस खाने लगे। फिर उन्हीं में से कुछ हमारी जो बहनें थी, हमारी पूर्व बहनें थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के घासों के बीच में काम करते करते जौ और गेहूं की खोज कर ली। जौ और गेहूं की खोज किसी आदमी ने नहीं की थी, औरतों ने की। मानवीय सभ्यता के संरक्षण में जो प्राथमिक भूमिका थी वो औरतों की थी। आप कभी कल्पना करिए कि अगर जौ और गेहूं की खोज न हुई होती तो आज ये जो सारा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया का आप देख रहे हैं, ये हमारे बीच में न रहा होता। और उस परंपरा से गुजरते हुए हम देश की आज़ादी तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में इसी लक्षित उद्देश्य के लिए किया। वह देश जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वह देश जो अपने इतिहास पे गर्व करना भूल जाता है, वह देश जो इस बात को भूल जाता है कि हम आज अगर इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो किन लोगों के बलिदान के कारण ले रहे हैं, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता।
उन बलिदानियों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन में कभी अगर संकट का कोई दौर आए तो हम उनकी प्रेरणा से अपने आप को संघर्ष के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैं आज़ादी के उस इतिहास की कल्पना करने लगूं और चर्चा करने लगूं तो ये एक ऐसा बृहद विषय है कि हम लोग इस पर घंटों बात कर सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहे कि आज़ादी भीख में मिली है। कोई निहायत मूर्ख किस्म का व्यक्ति ही ऐसी अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण बातों को कर सकता है। लेकिन सच यह भी है कि आज़ादी किसी एक परिवार की देन भी नहीं है। देश के करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान किया। आज़ादी का इतिहास अगर ईमानदारी से लिखा गया होता तो ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की भी देन नहीं, या जिसे हम आज कांग्रेस पार्टी के रूप में जानते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौर में वो कांग्रेस पार्टी इस कांग्रेस पार्टी की तरह थी ही नहीं। वो एक कांग्रेस माने एक मंच होता है जिसमें सभी विचारधाराओं के लोगों ने मिलकर के देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। हम इस अमृत महोत्सव के माध्यम से उस आज़ादी और आज़ादी के मतवाले उन लोगों को याद करते हैं। आज़ादी की इस महोत्सव को मनाने के लिए दो वर्ग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक सीमा पर खड़े हुए सैनिक और दूसरे इस देश के 133 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाने वाले आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता। हमारे यहाँ लिखा गया है, तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है। तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना। और जब भूख पेट भरने की बात आती है तो जितना महत्व उस किसान का है जिसने अनाज पैदा किया, जितना महत्व उन सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है जिन्होंने अनाज को पहुंचाया, उससे कम महत्व नहीं है, बल्कि उससे अधिक बड़ा महत्व आपका है जिन्होंने इस अनाज को किसान की खेत से उठाकर सही दाम पर, एक ऐसे दाम पर जहां तक वो पहुंच सके आसानी के साथ, नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया और यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। और इसलिए आपकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, मैं अक्सर कभी चर्चा किया करता था, परशुराम की प्रतीक्षा। उसके अंतिम 4 लाइनें हैं। सीमा पर मरते हुए एक सैनिक से रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतीक के रूप में पूछा था, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे पद का। कविता बहुत लंबी है, मैं उस हिस्से पर नहीं जाऊंगा। उसके अंतिम 4 लाइनों को मैं कहूं तो उस मरते हुए सैनिक ने देश की सीमा पर कहा, वो खड़े लोग प्रतिबद्ध यहाँ, यदि घर में है कौन वहां जो जीते हमें समझ में। हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। ये जो संकल्प आप लेते हैं, प्रकृति में जो कुछ बिखरा हुआ है उसे इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसकी जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम करना। पेट भरा रहेगा, नागरिक संतुष्ट रहेंगे, नागरिक देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध होंगे, और फिर उसमें आपकी फूड कॉर्पोरेशन की भूमिका सबसे बड़ी हो जाएगी। आप में से अधिकांश लोग तो नए हैं, जो पुराने कुछ लोग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा देश का इतिहास। 1947 में जब यह देश आजाद हुआ तो हम आयात करके अनाज लिया करते थे। हमारी जनसंख्या 30-35 करोड़ होती थी अमित जी, लेकिन हमारे 30-35 करोड़ की जनसंख्या के लिए भी जो आवश्यक अनाज होता था हम पैदा नहीं कर पाते, और पैदा भी कर पाते थे तो हम उसका वितरण नहीं कर पाते थे। देश आजाद हुआ 1947 में,
और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, एक्ट की स्थापना हुई 1964 में, और ये फूड कॉर्पोरेशन बनाया गया 1965 में। 47 से लेकर 65 तक की एक लंबी यात्रा ऐसी थी जब हम इस सारे वितरण प्रणाली को इस देश में लागू ही नहीं कर पाए। देश में चरम सीमा पर कुपोषण था, बच्चों में चरम सीमा पर कुपोषण था, खून की कमी थी, कुपोषित माताएं कुपोषित बच्चों को पैदा किया करती थी, अधिकांश बच्चे मेलनरिश थे और स्टंट हुआ करते थे, बौने कद के हुआ करते थे, मानसिक रूप से उनका विकास भी नहीं होता था, लोग आधे पेट खा करके सोने के लिए मजबूर हुआ करते थे और हमको धमकियां मिला करती थी। आप लोगों में जो पुराने होंगे उन्हें याद होगा PL-48 का 488 का अनाज हमें ब्लैकमेल किया करता था अमेरिका इस बात के लिए कि अगर हम उसके हिसाब से अपने राजनीतिक समझौते नहीं करेंगे तो वो PL-48 के तहत हमें गेहूं देना बंद कर देगा। वहां से हमने अपनी लड़ाई शुरू की थी। आपको याद हो, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जब इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उन्होंने नारा एक बार दिया कि हम एक दिन देश के सारे नागरिक ये तय करेंगे, हमारे पास हमें धमकी दी गई थी कि अनाज नहीं देंगे अगर हम पाकिस्तान के सामने झुकने का काम नहीं करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया इस देश के हर नागरिक को कि हम एक दिन खाना बंद कर देंगे, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के हर नागरिक ने उस यात्रा से गुजरते हुए आज हम इस अवस्था में पहुंचे हैं जब हम सरप्लस उत्पादन करने वाले, मैं नहीं कहता हूं कि दलहन में हम आज निर्भर हो चुके हैं, दलहन में आज भी हमारी कमियां हैं, लेकिन सच यह है कि बहुत सारी कमियों को हमने दूर किया। अनाज की दृष्टि से हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए, और आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हम एक आयात करता देश से एक निर्यात करता देश के अंदर, और यह काम हम कर पाए हैं तो भारतीय खाद्य निगम के लाखों लाख कर्मचारियों की चीन के